ये जो कलेक्शन है आपका, ठीक है, ये इंटरफेस है इंटरफेस है। आई लिख देता हूं, ठीक है। एक इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर कोई चीजें दिखती नहीं, हाइड होती हो। ठीक, उसके बाद इसके दो जो है और चाइल्ड है, दो और क्या है, चाइल्ड इंटरफेसेस है। चाइल्ड क्या है, इंटरफेसेज है। तो उन इंटरफेसेस का पहले इंटरफेस का नाम है लिस्ट। लिस्ट इंटरफेस है, ये भी क्या है, एक इंटरफेस। और यहाँ पे दूसरा जो इसके पास है वो सेट है। के पास क्या है, सेट, ये भी क्या है, इंटरफेस। सेट इज आल्सो नोन एज इंटरफेस। अब इनके इस तरह से, एक चाइल्ड इसका सेट है और एक चाइल्ड इसका लिस्ट है। तो कलेक्शन के दो चाइल्ड है, या आप ये कहें कि सेट का पेरेंट, सॉरी, सेट का पेरेंट कलेक्शन है और लिस्ट का पेरेंट कलेक्शन। लिस्ट का पेरेंट कलेक्शन है और सेट का भी पेरेंट कलेक्शन है, या कलेक्शन की तरफ से देखेंगे तो कलेक्शन के दो चाइल्ड। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा कलेक्शन के पास एक और इंटरफेस है जिसको बोला जाता है आइट्रेटर। क्या, आइट्रेटर, आइट्रेटर है, ठीक है। ये भी क्या है, इंटरफेस है। ठीक, आइट्रेटर है इसके पास, ये भी क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस है मतलब लॉजिक लिखा हो, आपको नहीं लिखना, है ना, क्या काम करेगा वो बात की बात है। उसके बाद ये जो लिस्ट है, इसके पास भी एक अपना इंटरफेस है। तो इंटरफेस का कितना रोल है, सबके कुछ काम होंगे ना पहले से। इस लिस्ट के पास भी एक इंटरफेस है जिसको बोलते हैं लिस्ट आइटेटर। लिस्ट आइटेटर, ये भी क्या है, एक इंटरफेस। ठीक? अब ये जो लिस्ट आइटेटर है, ये जुड़ा हुआ है आइटेटर से। किससे जुड़ा है, आइटेटर। ठीक है, कलेक्शन के पास क्या है, आइटरेटर है। ठीक, लिस्ट के पास क्या है, कलेक्शन है। और सेट के पास क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, और लिस्ट आइटरेटर का कौन किससे जुड़ा हुआ है, आइटरेटर से जुड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद जो लॉजिक लिखा जाता है जो दिखाई नहीं देता, वो उसको हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटरफेस के अंदर जो है कोई क्लास बनी होगी, तो लॉजिक लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट के साथ एक इंटर सॉरी एक क्लास है जिसको बोला जाता है अबस्ट्रैक्ट क्लास। क्या बोलते हैं उसको, अबस्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे मैं बना देता हूँ अबस्ट्रैक्ट क्लास। अबस्ट्रैक्ट, क्या नाम है क्लास का, अबस्ट्रैक्ट लिस्ट। अबस्ट्रैक्ट लिस्ट क्लास का नाम।
यहाँ पे लिख देता हूं मैं सी। सी मतलब क्लास। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, लिस्ट। अब ये अब्स्ट्रैक्ट है तो दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, इस तरह से चिन्ह वगैरह पता चले आप। हैं? ठीक। उसके बाद एक और इसके पास क्या है, अब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंस लिस्ट है। यहाँ पे इस लिस्ट के पास, यहाँ पे एक और है, अब्स्ट्रैक्ट सीक्वेंस लिस्ट। ये भी क्या है आपकी, अब्स्ट्रैक्ट के नाम से पता चल रहा है। ये भी क्या है, ठीक। ये आपस में जुड़े हुए हैं दोनों, ये आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन दिखाई नहीं देगा आपको, है ना, इस तरह से। इस तरह सेट के पास अब्स्ट्रैक्ट सेट है। सेट के पास क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट सेट। अब्स्ट्रैक्ट सेट है और ये क्लास है। इसी तरह से दूसरा यहाँ पे एक और है इसी के साथ, जिसका नाम है सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट है, ठीक है। ये जो है क्लास नहीं है, एक इंटरफेस है। ये क्या है, क्लास नहीं है, एक इंटरफेस है। तो इंटरफेस को मैं ऐसे कर देता हूँ, इंटरफेस में स्ट्रेट लाइन दे देता हूँ, ये ठीक है। समझ में आ रहा है ये, या ठीक है। ये क्या है, अब स्टेट क्लास है और स्टेट सेट। ये बीच में क्या है, ये अबस्ट्रैक्ट है। ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अबस्ट्रैक्ट लिस्ट है जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये क्या क्या करते हैं वो वन बाय वन हम आगे की क्लास में देखेंगे। अब जो है यहाँ पे एक क्लास बनाइए जिसका आप यूज करोगे, आपका आप यूज करोगे। तो अबस्ट्रैक्ट क्लास से एक क्लास बनी है जिसको बोला जाता है वेक्टर क्लास, बोलते हैं वेक्टर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वेक्टर। एक क्या है, एक क्लास है, नॉर्मल क्लास है, अबस्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, ठीक। और इसी के साथ एक और बना हुआ है जिसको बोलते हैं एरे लिस्ट। एरे लिस्ट, ये दोनों का लॉजिक इसके पेरेंट से आपको मिलता है, ठीक है। इसका पेरेंट कौन है, क्या पेरेंट है, अबस्ट्रैक्ट का है ये, और इसका है भी यही है, ठीक है। इसके पेरेंट है ये। उसके बाद एक और है लिस्ट का, इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। यहाँ पे एक और क्लास है, तो आप यहाँ पे लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट तो किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है,
ए से जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें आपको कौन सा यूज करना है, ये वाला आप प्रैक्टिकली देखोगे, ये वाला आप प्रैक्टिकली देखोगे, और ये वाला आप प्रैक्टिकली देखोगे, जो आपका काम का। ठीक है, अब इसके पास भी अपना एक इंटरफेस है, इसके पास इनुमरेशन के पास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरफेस है जिसको बोलते हैं इनुमरेशन, दैट इज अ इंटरफेस। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, ये वेक्टर से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा। इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे में, दूसरे चाइल्ड के पास। इसके पास है आपका हायर सेट, ठीक है, और ट्रेस है। यहाँ पे एक है सेट के साथ हायर सेट, और दूसरा है यहाँ पे ट्रेस सेट। ये दोनों क्या है, क्लास है, दोनों क्या है, क्लास है। उनके पेरेंट कौन है, ये। समझ रहे हो आप, तो जो रेड रंग की लाइन में हमने बनाया है रेड वाला, वो आपको पढ़ना है। ठीक है? और साथ में इसके बारे में भी जानना पड़ेगा, आइटेटर का क्या काम है। रेड वाला है तो आपको वन बाय वन जानना ही है। साथ में ये भी जानना पड़ेगा आइटेटर का क्या काम है, क्यों दिया गया है, लिस्ट आइटेटर का क्या काम है, क्यों दिया गया है, एनुमरेशन का क्या काम है, क्यों दिया गया है, एक तरह से। ठीक है, ये इंटरफेस तो पढ़ना ही, ये भी इंटरफेस आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी इंटरफेस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भी इंटरफेस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे का क्या है, मीनिंग है। लेकिन ये याद होना चाहिए कि कलेक्शन के पास क्या है, लिस्ट आइटेटर है, कुछ काम कर रहा होगा। कलेक्शन के पास क्या है, लिस्ट है। कलेक्शन का चाइल्ड कौन है, लिस्ट है। कलेक्शन का दूसरा चाइल्ड कौन है, सेट है। सेट के पास कौन सी क्लास है सेट है। सेट के पास एक दूसरी क्लास है, ट्री सेट है, कुछ काम कर रहा होगा। सेट लिस्ट के पास क्या है, वेक्टर है। लिस्ट के पास क्या है, एरे लिस्ट है। और लिस्ट के पास क्या है, लिंक लिस्ट है। आप ये जो बीच वाला लाइन है, इसको स्किप कर सकते, नो एनी क्वेश्चन ऑफ दैट। जो पीला वाला लाइन है, इसको आपको नहीं बोलना है, होता है पढ़ने के लिए, कहीं पूछा नहीं था, किसी को याद नहीं रहता। ये चीजें आपको नहीं देखनी पीले वाले। अब abstract लिस्ट क्या करता है, लॉजिक लिखने वाली है। अब abstract सीक्वेंस लिस्ट क्या है, इसको अगर आप हटा दो तो ये क्या जुड़ गया, सीधे वेक्टर का मतलब लिस्ट और वेक्टर के बीच में ही है। एरे लिस्ट और abstract के बीच में ही है, तो आप सीधे इससे जुड़ो। और ये हट गया तो इसका मतलब इससे ये लिंक, ये हट गया तो इससे लिंक हो गया, तो ये बोलने वाली बात है। ये नहीं, पीला वाला जो लाइन खींचा हुआ है, abstract लिस्ट, abstract सीक्वेंस लिस्ट, abstract सेट, abstract सॉर्टेड सेट, ये इंटरनल रहता है, बना हुआ, लेकिन आप इसका यूज नहीं करेंगे ना, इसको आप जानते हैं क्या करना। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो आपको पढ़ना है। तो दिया क्यों गया, ऐसा बनाया क्यों गया, कुछ फायदा हो, अगर कोई चीज मुझे इसको यहाँ तक पहुंचाना है,
यहाँ तक पहुंचाना, वही काम इसको भी देना है। ठीक है, तो मुझे मान लो 2 नंबर को सम करना है, तो मैं यहाँ पे अगर सम लिख दूं, लॉजिक यहाँ लिख दूं, यहाँ सम किसके पास, इस कलेक्शन इंटरफेस के पास, तो देखो ये यहाँ से होते हुए कहाँ चला आएगा, इसके पास, यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और साथ में यहाँ भी चला जाएगा, और साथ में यहाँ भी चला जाएगा, और उसके साथ में यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर इस सम को मुझे यहाँ यूज करना है, तो जावा को यहाँ भी कोड लिखना पड़ता, यहाँ भी इसको जरूरत है तो यहाँ भी लिखना पड़ता है, इसको जरूरत है तो यहाँ भी लिखना पड़ता है, यहाँ भी लिखना पड़ता है, इसको जरूरत है तो यहाँ लिखना पड़ता है, तो कितनी जगह लिखना पड़ता है, 5 जगह। तो हायरार्की बनाने से फायदा क्या हुआ, पेरेंट पे रख दिया, और अपने आप ये भी यूज कर पाएगा, ये भी यूज कर पाएगा, ये भी यूज कर पाएगा, सब यूज कर पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने मान लो रख दिया ऐड, या कुछ और रख दिया मल्टीप्लाई या म्यूएल, अब मल्टीप्लाई यहाँ रख दिया तो इधर जरूरत ही नहीं है, मान लो इसको खाली इन्हीं सबको को देना है, तीनों को, कहाँ रखूंगा, कहाँ जावा की कंपनी रखेगी, लिस्ट के अंदर। अगर लिस्ट के अंदर रखा तो वेक्टर को अवेलेबल होगा, एरे लिस्ट को अवेलेबल होगा, लिंक लिस्ट को अवेलेबल होगा, लेकिन वो चीज हायर सेट और टी सेट को अवेलेबल नहीं है, जरूरत ही नहीं। हमको इसको देना है तो यहाँ ना रख के मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ। माइनस करना मान लो सिर्फ इसको चाहिए, कोई फंक्शनलिटी चाहिए, तो माइनस लिख दिया, तो ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, लेकिन इधर जरूरत नहीं है। अगर सबको चाहिए तो माइनस में क्या रखूंगा, यहाँ। समझ रहे हो बात को। इसलिए स्ट्रक्चर बनाने से क्या है, कोड की रिडंडेंसी को घटाया जा सकता है, एक ही चीज को बार बार और नहीं लिखना पड़ेगा, जहां हमें जरूरत होगा, जिस ग्रुप को जरूरत होगा उस ग्रुप को हम दे देंगे। जैसे व्हाट्सएप में आप ग्रुप बनाते हैं, फैमिली ग्रुप अलग है, और यहाँ का क्लासरूम यहाँ का अलग है, तो फैमिली ग्रुप अलग है, वहां पे आपको जो बात करना होता है वो ग्रुप में आप डिसीजन करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी उसमें लोग हैं उनको दिखता है, और यहाँ से मैं वीडियो भेजता हूँ तो वीडियो में आप देखते हैं। तो हायरार्की बना हुआ ना कि फैमिली ग्रुप का हायरार्की अलग है, और आपका यहाँ पे स्टूडेंट का हायरार्की अलग है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने आपको डिजाइन करा हुआ है, आज से 40 साल पहले जब जावा बनी थी, तभी सोच लिया था उन्होंने। ठीक है, अब उसको जैसे आपका मेट्रो जब दिल्ली में बना, तो कितने डब्बे होते थे, 3, 6 कब कब सुना, 3 डब्बे होते थे पहले, 2007 की बात करूं तो उस समय जो इंजीनियर थे उन्होंने नहीं सोचा था कि, उन्होंने सोचा था 2 मिनट पे आएगी, खाली है जाएगी, ये सोचा था उन्होंने। ये कितने आ जाएंगे 2 लोग 2 मिनट के अंदर, हम 2 मिनट में भेजेंगे मेट्रो, एक मेट्रो आएगी दूसरी जाएगी। तो 2 मिनट में उन्होंने डाला, 3 डब्बा बहुत है, एक डब्बे में 100 लोग आते हैं, 300 लोग बहुत है, 2 2 मिनट में तो आ रही है। तो शुरू में तो नहीं लगा, तो 3 डब्बे के हिसाब से सारे स्टेशन बनाए गए थे फेज 1 में, दिल्ली के अंदर जितने भी थे, मेन नोएडा जो बना था मेन मेरा, और ये गांधी चौक वाला एरिया। तो क्या हुआ, बाद में 1 साल बाद पता लगा तो 3 मिनट में इतने लोग आ जाते हैं कि चलो डब्बे। फिर क्या करा, नया फिर खुद या फिर उन्होंने क्या किया, अपडेट किया, उस मेट्रो को फिर से तोड़ा गया, 3 डब्बे के बाद और बढ़ाया गया मेट्रो, और बढ़ा के 3 जोड़ा गया, तो फिर तोड़ा गया, तोड़ के फिर उसमें जोड़ा गया, ज्यादा खर्चा लगा, क्योंकि नया बनाने में कम आता है, फिर तोड़ो फिर उसमें जोड़ो फिर जुगाड़ लगाओ। नोएडा वाला रहा, फिर 3 ही था पहले, तो 6 बनाए गए, हर स्टेशन को तोड़ा गया, तो 6 डब्बे बनाए। अरे फ्यूचर का सोच के बनाए उन्होंने कि 6 डब्बे, क्यों 6 बने, 8 क्यों नहीं बनाए, इसलिए नहीं बनाए कि इंजन जो बन के आ रहा था जापान से, उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 6 डिब्बे ले जाने की, इसीलिए 6 ही बनाए थे, तो 8 बना देते। अब हो सकता है आगे जो फाइल अभी नया शुरू होने वाला है, तो मेरे थोड़ा वो, हो सकता है उसमें ज्यादा पावर इंजन हो तो ज्यादा डब्बे जोड़ दो, मतलब रेलगाड़ी की तरह कर दें, रेलवे की तरह, है ना। तो इसी तरह से इन्होंने ये जो बनाया है स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बनाया है, कि कल को कोई नई चीज आती है तो पूरे स्ट्रक्चर को खराब नहीं करना है। क्या करेंगे, एक नया मॉड्यूल बनाएंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, मान लो ये आई है, ये आई आ गया, अब ये आई की कुछ चीजें बनानी है,
है तो क्या करेगा, पूरा स्ट्रक्चर थोड़े बदलेगा, यहीं पर एआई का मॉड्यूल जोड़ देगा, लिख देगा एआई, है कि नहीं, एआई वाली क्लास बन जाएगी। तो सारा स्ट्रक्चर थोड़े खराब होगा, बस यहाँ बदला, काम हो गया और सब हो ही रहा। इसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी फ्यूचर में कुछ चीजें बदलना हो, पूरा स्क्रैच से बदलने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली आप क्या कर पाए, थोड़ा सा बदलाव के साथ काम कर पाए। आजकल जो भी बिल्डिंग्स या जो भी बड़े बड़े मॉल बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखे, तुम्हारा घर नहीं बनता ध्यान में रखे, या हमारा घर ध्यान में नहीं होता, उनको पता है भाई चलो दो लड़के हैं तो एक लड़के का रूम, ये लड़के का रूम हमारा, मम्मी पापा का रूम और बहन का रूम, ये कोई आएगा नहीं रात में। अब मान लो तुम्हारे चार बच्चे हो गए था, तब तो फिर घर तोड़ना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा भाई, फिर तोड़ने का मतलब पूरा तोड़ो। अब अलाउड ना होता, हर जगह थोड़ा अलाउड होता है कि 10 मंजिल बना लो, है कि नहीं, तो फ्यूचरिस्टिक नहीं होता। लेकिन मॉल आप देखें, मॉल फ्यूचरिस्टिक होता है, वो अंदर का बनाते ही नहीं पार्टीशन, बार बार खाली बनाते हैं। जो कंपनी आएगी या जो भी चीज आएगी, ऑफिस आएगा, उसको कितना बड़ा छुट केबल चाहिए तो वो बुला देंगे, जैसे यही बनाया तो देखो क्या है, ये जब बनाया है ये यहाँ पे तो क्या है, ये अंदर कुछ नहीं है, खटखट तो लकड़ी का है, अरे बार बार है, अंदर नहीं है। अब फिर कंपनी मान लो कल को चली गई, दूसरी आएगी, कॉल सेंटर वाली आएगी, एक साथ हजारों लोग, 100 लोगों को बैठना है, क्या करेंगे, बीच वाला निकाल देंगे, इतना लंबा होगा, कल को ऐसे बनाना है देखो, ये बीच वाला निकाल देंगे, हो जाएगा। तो फ्यूचर को ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया गया है कि आगे चाहे तो ईटी का बनवा सकते थे, लेकिन फिर वो दूसरी कंपनी कहा कि हमको तो केवल इतना बड़ा चाहिए नहीं। तो फिर क्या करना पड़े, तोड़ फोड़ कर ऐसी चीजें बनाओ काम भी चल जाए और समय के साथ क्या किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके। तो हमारे जो टेक्नोलॉजी इस तरह से डिजाइन की जाती है कि कोई नई चीज आती है तो बिना टेक्नोलॉजी को बदले उस नए फंक्शन को जोड़ा जा सके, बिना कोड चेंज करे हुए नई फंक्शन जोड़ा जा सके। इस इस चीज को ध्यान में रख के, इस चीज को ध्यान में रख के जावा ने क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया। कलेक्शन फ्रेमवर्क को इस तरह से क्या है, इंट्रोड्यूस किया है। अब आगे की क्लासेस में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है, पहले इसको देखेंगे, ये वाला है 1 बाय 1, यहाँ देखना पड़ेगा, साथ आइए ये सब एक एक करके, तो 4-5 दिन इसमें लग जाएंगे, है ना। तो फिर जाके आपको समझ में आएगा, और रियल टाइम कैसे डेटा रखा जाता है, कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो इसके एग्जाम्पल के थ्रू 1 बाय 1 बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से प्रैक्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन हम शुरू। मैं इसको आपको भेज देता हूँ कि वीडियो और ये 4 घंटे में, ठीक है। तो आज के इतना रखते हैं, कल फिर यहाँ से आगे।